आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं जुलाई 2016 का पेपर। ये एक साल की जो ट्रेड थी उनके लिए आया था, सेमेस्टर सेकंड का पेपर है ये। जो भी 10th पास की ट्रेडें हैं उन सब के लिए ये जो पेपर आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहा हूँ। तो आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी देख सकते हैं, हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नए व्यावसायिक उद्यम को प्रतिदिन के खर्च के लिए पैसा चाहिए होता है, उसे कहते हैं। तो अगर कोई नया उद्यमी है, उसने नया काम चालू किया है तो उसके लिए कुछ पैसा रिक्वायर्ड होता है उसको, है ना, डेली के लिए। तो उसको आप क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल बोलते हो। SWOT विश्लेषण एक योजना पद्धति है जो किसी प्रोजेक्ट में, SWOT के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। SWOT क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, W मतलब वीकनेस, कमजोरियाँ, अपॉर्चुनिटी मतलब सुअवसर और थ्रेड्स मतलब आशंकाएं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु के उत्पादन के लिए और मशीन को अच्छी चालू स्थिति में रखने के लिए चीज़ें आवश्यक होती हैं, उनकी सूची को कहा जाता है। तो उसकी सूची को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री कहा जाता है। उसकी सूची को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री कहा जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो वाउचर, वित्तीय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रियों में कर पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है? टैली है। लेकिन अब देखो, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश में स्पेलिंग देख लेनी है। टैली की स्पेलिंग होती है TALLY, TALLY। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट। उद्यमों के योजनाबद्ध समूह को कहा जाता है। तो जो उद्यम होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको अगर योजनाबद्ध तरीके से एक समूह बना दिया जाए, जैसे कि किसी ने बोला कि इस लाइन में या एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में कौन रहेगा? केवल डॉक्टर रहेंगे, तो हम बोल देते हैं ना उसको कि ये एक डॉक्टर्स कॉलोनी है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ भी लगाई जा सकती हैं कि इस जगह पर क्या है, इस पर्टिकुलर इस काम की इंडस्ट्री है, इस चीज़ की इंडस्ट्री है ना। जैसे IT है नोएडा में, तो वहाँ क्या है? केवल IT की इंडस्ट्री है। तो इस तरह से जब योजनाबद्ध समूह बन जाता है तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट या औद्योगिक स्टेट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सेवा उद्यम है? मतलब सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ आपको सर्विस मिलती है ना। तो सर्विस कहाँ मिलती है? इसमें से टी स्टॉल में मिलती है। बाकी सब में क्या होता है? जब भी आप जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे आप किसी ब्लैक स्मिथ के पास गए तो वो आपको लोहे से बना हुआ कुछ सामान देगा। फल और सब्जी के पास गए तो वहाँ क्या मिलेगा? आपको फल मिलेगी या सब्जी मिलेगी। और दूध उत्पाद बनाने वाली किसी एक यूनिट के पास गए तो वहाँ क्या मिलेगा? आपको दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मिलेगा, मिल्क से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन टी स्टॉल में क्या होगा? आप जाएंगे, चाय पियेंगे और आ जाएंगे। मतलब आपको एक तरह से एक सर्विस मिली केवल। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक के साथ एक करार एग्रीमेंट जिसके कारण आप बैंक से उस समय भी पैसा निकाल सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो, उसे कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओवरड्राफ्टिंग। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा होगा कि जो जनधन योजना के खाते थे उसमें जो है 5000 रुपीज़ की ओवरड्राफ्टिंग की लिमिट मिली थी। मतलब आपके खाते में पैसे नहीं हैं फिर भी आप 5000 रुपये तक निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो? ओवरड्राफ्टिंग। उत्पादन क्षमता लिंक्ड बोनस के अवसर। जो उत्पादन क्षमता होती है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है। मतलब कि अगर इतना प्रोडक्शन होगा तो आपको इतना बोनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जब बोनस ज़्यादा मिलता है आपको, एक्स्ट्रा बोनस के लिए एक लालच होता है ना। जैसे ही मार्केटिंग में, सेल्स में भी ऐसा ही होता है कि आप इतना बेचेंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा। ऐसे ही प्रोडक्शन में भी होता है। तो जब भी इस तरीके की कोई बोनस के अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो क्या होता है? कार्यकर्ता क्या करता है? अच्छा काम करता है ना। मतलब ज़्यादा काम करता है, भाई ज़्यादा मेहनत से काम करेगा उसमें। एक फर्म को कैपिटल इंसेंटिव कहा जाता है। यदि किसी भी फर्म को कैपिटल इंसेंटिव कब बोलेंगे? जब भिन्नात्मक कीमत की तुलना में इसकी निर्धारित कीमत बहुत ऊंची हो, है ना। देखो, दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। या बोलो कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट। और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट,
है ना। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हर मंथ में या हर एक ड्यूरेशन में, हर साल में, हर तिमाही में एक इंडस्ट्री को आती ही आती है इतनी कॉस्ट। तो कब आएगी वो? जब वो अच्छी लोकेशन पर होगा, जब वो अपनी वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सैलरी अवॉर्ड कर रहा होगा या ज़्यादा क्वालिटी पे काम कर रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो कंपनीज अपना अपना एक रेंज बना के रखती हैं कि हमको इतनी ही फिक्स कॉस्ट रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है ना। तो जब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इस तरीके की एक फर्म को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल इंसेंटिव कहा जाता है, कैपिटल इंटेंसिव कहा जाता है। जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी आपको पहले भी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बताया था जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि प्रक्रिया में सामान्य वृद्धि होती है तो कहा जाता है, प्रक्रिया में सामान्य वृद्धि हो गई मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति बढ़ गई है, या मुद्रास्फीति कम हो गई है, या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो गई है, या मुद्रा आपूर्ति कम हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ गई है ना। प्रक्रिया में जब वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, प्रक्रिया में जब कमी होगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाने पर कहा जाता है दुर्घटना होती नहीं है, वे करवाई जाती हैं या वे बुलाई जाती हैं। आपने ये वर्ड सुना है ना कि भाई कोई गलती हो गई, तो गलती होती नहीं है, गलती क्या होती है? करवाई जाती है। कैसे हो जाती है गलती? कि हमने क्या किया, कोई ना कोई कॉज होता है, मतलब किसी ना कोई भी गलती जब होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप गाड़ी कहीं चला रहे हैं और गाड़ी स्लिप हो गई तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, जैसे आपने देख कर नहीं चलाया, सामने से कुछ आ गया, या आप उतना मतलब आप क्या थे, एकाग्र नहीं थे अपनी ड्राइविंग के लिए, है ना, या आप स्पीडली चला रहे थे, तो ये क्या होता है? करवाई जाती है दुर्घटना। यदि पेट्रोल जैसे ईंधन का जलना अपूर्ण है तो यह उत्पन्न करता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि फ्लेमेबल मटेरियल है पेट्रोल, तुरंत आग पकड़ लेता है, कम ऑक्सीजन में भी जल जाता है। तो अगर मान लो वो भी पूरी तरह से नहीं जल रहा, तो अगर पूरी तरह से नहीं जल रहा इसका क्या कारण होगा? कि वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है ना, ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लो ऑक्सीजन अवेलेबल होती तो क्या होता? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता। लेकिन ऑक्सीजन चूँकि कम है तो वो ऑक्सीजन के उतने अणु नहीं बना पाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2, लेकिन अगर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? कम, तो वो क्या बनाएगा? CO बना पाएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चित्र में दिखाया गया व्यक्ति अपने कान में क्या पहने हुए है? तो ये देखो, आप कान में कुछ पहना हुआ है ना, ये तो कान में जब इस तरह से कुछ, जहाँ भी मान लो बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वहाँ क्या करते हैं हम? ईयर प्लग पहन लेते हैं, ईयर प्लग को अपने कानों में पहन लेते हैं। ईयरिंग्स क्या होती हैं? जो गर्ल्स पहनती हैं, है ना, कानों में पहनते हैं ना गर्ल्स, उसको बोलते हैं ईयरिंग्स। और ईयर कैप क्या होता है? कि आप कान को ढक लेते हैं, ये किसके लिए है? धूल के लिए, धूल मिट्टी से बचाने के लिए आप पूरे कान को ढक लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें साउंड प्रूफिंग नहीं होती। साउंड प्रूफिंग किस में होती है? ईयर प्लग में साउंड प्रूफिंग होती है, साउंड अंदर नहीं जा पाता ईयर प्लग में। गॉटलेट्स व्यक्ति सुरक्षा उपकरण हैं जो प्रयोग किया जाता है। तो देखो, गॉटलेट्स जो होते हैं वो एक तरह से ग्लव्स ही होते हैं, लेकिन जो ग्लव्स होते हैं वो हर मटेरियल के बने हो सकते हैं और उसकी थिकनेस भी हर तरीके की हो सकती है। लेकिन जो गॉटलेट्स होते हैं वो जनरली या तो लेदर के बने होते हैं, है ना, मोटे लेदर के बने होते हैं, हाई लेदर के बने होते हैं, और या फिर मेटल के बने होते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं, तो या तो किसके बने होंगे? मेटल के बने होंगे, मोटे मोटे मेटल्स की चादरों के बने होंगे, या फिर किसके बने होंगे? वो लेदर के बने होंगे, मोटे लेदर के बने होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाथ की सुरक्षा के लिए। गॉटलेट्स व्यक्ति सुरक्षा उपकरण हैं जो प्रयोग किया जाता है हाथ की सुरक्षा के लिए। यदि एक व्यक्ति दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे जो प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए वह है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो बेहोश हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रॉपर ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। उसे गर्म पानी दीजिए, नहीं, गर्म पानी से उसको दूर रखिए, गर्म से। उसके मुंह पर ठंडा पानी छिड़किए, बिल्कुल छिड़क सकते हैं आप। अगर वो बेहोश होता तो उसको
ठंडा पानी छिड़का जाता, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, उसे अच्छी हवा में लेके जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसे अच्छी हवादार जगह पर लेटाइए, उसे कृत्रिम रेस्पिरेशन दीजिए। तो ये भी हम करेंगे, अगर मान लो हवादार जगह पर हमने लेटाया, उसके बाद हमने पानी डाला, तब भी अगर व्यक्ति होश में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे कृत्रिम रेस्पिरेशन देंगे। अगर मान लो उसकी सांस बंद हो रही है या बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है तो हम उसके लिए ये काम करेंगे, है ना। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल के लिए लेके जाएंगे। जब आप विद्युत उपकरण प्रयोग कर रहे हों तो सुनिश्चित कर लीजिए कि इंसुलेशन फेल नहीं हुआ है, क्योंकि इससे मान लो अगर इंसुलेशन फेल हो गया तो क्या होगा कि जो दो वायर होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे, और आपस में जब चिपक जाएंगे तो एक सर्किट चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जहां तक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात है तो कौन सा अधिनियम मालिक की वैधानिक आवश्यकता से संबंधित है। मालिक नहीं होगा, ये क्या होगा, कर्मचारी होगा, है ना। इसको देखो इंग्लिश में, देख विच एक्ट कंसर्न एम्प्लॉइज लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स मतलब मालिक नहीं, वर्कर कौन होता है, कर्मचारी। तो जहाँ तक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात है तो कौन सा अधिनियम कर्मचारियों की वैधानिक आवश्यकताओं से संबंधित है। फैक्ट्रीज एक्ट, निम्न, तो ये सभी हैं, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में ये सभी आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में ये सभी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, फैक्ट्रीज अधिनियम। ठीक है, फैक्ट्रीज अधिनियम। एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के संदर्भ में केंद्रीय सरकार को परामर्श देता है वह है, तो वो क्या है, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, CAC, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। मजदूरी भुगतान अधिनियम का एक उद्देश्य है, मजदूरी भुगतान अधिनियम मतलब क्या है, इसका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसका जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है इसका क्या उद्देश्य है, गैर कानूनी कटौती को रोकना। देखो भुगतान से संबंधित होगा, ये मजदूरी भुगतान आपको दिख रहा है तो भुगतान से संबंधित होगा। गैर कानूनी कटौती को रोकना, अधिक घंटे कार्य न करने देना, बच्चों को नौकरी करवाने से रोकना, या स्त्रियों से गलत समय पर कार्य करने से रोकना। तो इसका आंसर क्या होगा, भुगतान से संबंधित आपको एक ही दिख रहा है ऑप्शन, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो गैर कानूनी कटौती को रोकना, इसका आंसर क्या होगा, गैर कानूनी कटौती को रोकना। निरंतर उन्नति के लिए अधिक प्रयुक्त औजार है 4 स्टेप क्वालिटी मॉडल, यह है PDCA। तो देखो जो आपने मार्केटिंग में PDCA पढ़ा था तो उसका क्या मतलब था, प्लान, डू, चेक और एक्ट। ठीक है, लेकिन जब आप औजार टूल्स के यूज़ के लिए आप जाते हो, 4 स्टेप क्वालिटी मॉडल के लिए जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो, तो आपको देखना होता है प्रिपेयर, डू, कंसंट्रेट और एक्ट। सबसे पहले आप प्रिपेयर करो, आपके टूल को देखो सही है या नहीं है, सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रेडी कर देना है, मशीन चालू कर देनी है, मतलब डू। इसके बाद आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, और कंसंट्रेट होने के बाद फिर आपको आपके टूल को ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, मतलब एक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ISO 9000 मानक स्टैंडर्ड ISO के द्वारा विकसित किया गया है और यह बना है। तो ISO 9000 का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें कितने मानक हैं, उसमें टोटल 4 कोर मानक हैं। टोटल कितने मानक हैं, 4 कोर मानक हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जैसे ISO 9000, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 और ISO 19011, ये सभी किसके लिए हैं, सभी क्वालिटी मॉडल के लिए है ना, क्वालिटी के लिए हैं सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वालिटी सर्कल की मेंबरशिप है। क्वालिटी सर्कल, अगर आप मान लो क्वालिटी के किसी उसमें एम्प्लॉई हैं, क्वालिटी के किसी भी काम में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी सर्कल की मेंबरशिप ले सकते हो, है ना। तो ये ऐच्छिक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्या है, वॉलंटरी है, आप ले सकते हो, आपका मन है तो आप ले सकते हो। तो ये क्या है, ऐच्छिक है। आग लगने पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर तभी प्रयोग करना चाहिए यदि केवल छोटी सी आग लगी हो, आप उसका प्रयोग करना जानते हो, आग फैलना प्रारंभ हो रही हो
लोग इमिनेंट डेंजर में हो, तो इसका जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है आप उसका तभी उपयोग करो जब आपको उसका प्रयोग करना आपको आता हो, जब आप उसका प्रयोग करना जानते हो। अगर आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है। जैसे सपोज डेट कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, टाइप अलग अलग टाइप होते हैं ना, तो मान लो कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, वो किसके लिए बना है, वो ऑयल के लिए बना हुआ है ना, वो लाइट के लिए नहीं बना हुआ। लेकिन मान लो कभी शॉर्ट सर्किट हुआ और आपने क्या किया, उसको शॉर्ट सर्किट वाली जगह यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होगा, आग और बढ़ेगी और आप भी एक डेंजर जोन में आ जाएंगे, आपको भी जो है बिजली से करंट लगने का खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। 5S फिलॉसफी सोचने का एक तरीका है, यह केंद्रित होता है। तो 5S फिलॉसफी किस चीज़ के लिए केंद्रित होता है, प्रभावी कार्यस्थल पर संगठन के लिए, प्रभावी कार्यस्थल पर संगठन पर, प्रभावी कार्यस्थल संगठन पर, ठीक है, इफेक्टिव वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ये सभी भी आते हैं, कॉस्ट कटिंग आता है, वेस्ट प्रबंधन आता है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आपकी सेफ्टी आती है, सिक्योरिटी आती है। तो 25 का आंसर क्या होगा, प्लानिंग कार्यस्थल संगठन पर, ऑप्शन सी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।